हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2 इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट केमिकल इवोल्यूशन और उसका जो प्रूफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों टॉपिक आज इस लेक्चर में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन क्या है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, सो दो साइंटिस्ट थे बेटा, दो साइंटिस्ट। पहले साइंटिस्ट ही वाज रशियन, ओपेरिन, और दूसरे वाज इंग्लिश, मतलब फ्रॉम इंग्लैंड, हिज नेम वाज हार्डेन। सो दो साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर ओपेरिन। ठीक है, पहले साइंटिस्ट कौन थे? ओपेरिन, ही वाज फ्रॉम रशिया। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे? जेबीएस हार्डेन। तो दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे? हार्डेन, एंड ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, सो रशियन और इंग्लिश, ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। सो दो साइंटिस्ट थे, ओपेरिन और हार्डेन। इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में सोचा, मतलब बायोजेनेसिस के बारे में सोचा कि आखिर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। सो इन लोगों ने देखा कि जो पैन स्पर्मिया थ्योरी है, वो थ्योरी ये बोलती है कि कहीं और किसी दूसरे एक्सोप्लैनेट से स्पोर के फॉर्म में लाइफ अर्थ के ऊपर आई। लेकिन फिर यही क्वेश्चन कि उस प्लैनेट पे लाइफ कैसे आई। सो इन लोगों ने बोला कि अल्टीमेटली लाइफ के आने का एक ही तरीका है, वो है केमिकल इवोल्यूशन। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी क्या बोलती है? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ये बोलती है कि अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट हुई, लेकिन कैसे ओरिजिनेट हुई? केमिकल के इवोल्यूशन से। सो लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, life originated on earth through chemical evolution, through chemical evolution। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे इसमें एक जो छोटी मोटी डिटेल्स है जो कि क्रूशियल है। देखो अर्ली अर्थ के ऊपर, जिसको आप हेडियन अर्थ बोल सकते हो, जिसके ऊपर कोई लाइफ नहीं थी, अर्ली अर्थ के ऊपर कैसी कंडीशन थी? अर्ली अर्थ में सबसे पहले तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। क्या था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट और क्या था? सेकेंड चीज, अर्थ के एटमॉस्फेयर कैसा था? अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बेटा वोल्केनिक स्टॉर्म थे, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे। ठीक है, और क्या था? ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर था। ठीक है, ये सारी कंडीशन थी। ठीक है, हाई टेम्परेचर था, ये सारी कंडीशन थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ? फिर ऐसी, अच्छा एटसेट्रा, ऑब्वियसली और भी थी, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो अर्ली अर्थ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म था, और हाई टेम्परेचर था, एटसेट्रा। और गैसेस पाई जाती थी, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, फॉर एग्जाम्पल मैथेन। मैथेन क्या होता है? CH4। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। तो इस तरह की गैसेस पाई जाती थी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। तो बेटा अर्ली अर्थ पे जब लाइफ नहीं थी तो ऐसा फिजिकल क्लाइमेटिक कंडीशन थी और इस तरह से गैसेस पाई जाती थी, लेकिन याद रखो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी। सो क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन में, ये केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बोलती है कि ऐसी कंडीशन में क्या बने? बायोमोलिक्यूल्स बने। कौन से बायोमोलिक्यूल्स बने? ऑब्वियसली पहले सिंपल मॉलिक्यूल बने, लेकिन उससे इवेंचुअली क्या बना? प्रोटीन बना। और क्या बना? और तो और आरएनए भी बना। बेटा प्रोटीन भी बना और आरएनए भी बना। ठीक है, ऑब्वियसली आगे चल के डीएनए भी बना। सो मुद्दे की बात देखो क्या है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स का बनना, इस तरह से इन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का बनना, किसका बनना? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, इस प्रोसेस से बनना। ठीक है, किस प्रोसेस से बनना? ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसी कंडीशन में ये मॉलिक्यूल्स का बनना, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। किसका इवोल्यूशन? केमिकल का इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? केमिकल का इवोल्यूशन। फिर से सुनना, सेल्स के बनने को केमिकल इवोल्यूशन नहीं बनते, उसको तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलेंगे ना, कि सेल बन गया फिर उससे और सेल्स बन रहे, दैट इज डिफरेंट, दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। लेकिन अभी इस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये केमिकल इवॉल्व होके बायोमोलिक्यूल बन रहे। देखो ध्यान से, केमिकल इवॉल्व होके केमिकल बन रहे, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। रिमेंबर, केमिकल इवॉल्व होके केमिकल बन रहे, लेकिन याद रखो नॉन बायोमोलिक्यूल इवॉल्व होके
बायोमोलिक्यूल बन रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, सो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दिया दो साइंटिस्ट ने, ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड। और इन दोनों ने क्या बोला कि लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ थ्रू केमिकल इवोल्यूशन। अब ये केमिकल इवोल्यूशन क्या है? क्या सेल्स का बनना केमिकल इवोल्यूशन है? नहीं। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब, अगर आप अर्ली अर्थ की कंडीशन ले लो तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म था, हाई टेम्परेचर था और ये गैसेस थी। अगर ये फिजिकल कंडीशन और ये गैसेस दे दो आप, तो ये वन और दी अदर, मतलब विद टाइम दे कैन फॉर्म प्रोटीन एंड आरएनए। तो ये जो मॉलिक्यूल है इनके बनने को क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। बेटा सेल्स के बनने को केमिकल इवोल्यूशन नहीं बोलते, इन हायर मॉलिक्यूल्स के बनने को क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। तो जल्दी से चलते हैं एनसीईआरटी पे, विच इज आवर अल्टीमेट रेस्क्यू। ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट पे भी थोड़ी देर में हम लोग आएंगे। ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं, केमिकल इवोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा, ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड propose that first forms of life have come from pre-existing non-living organic molecules। ठीक है, सो जो पहले जो लाइफ फॉर्म है वो कैसे इवॉल्व हुए? ऑब्वियसली आरएनए और प्रोटीन से इवॉल्व हुए। ठीक है, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय, मतलब सेल्स के बनने से भी पहले क्या हुआ? केमिकल्स का इवोल्यूशन हुआ। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेटा ये देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? इनऑर्गेनिक, और ये मॉलिक्यूल कैसे हैं? ऑर्गेनिक। सो याद रखना, केमिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल्स का बनना केमिकल इवोल्यूशन नहीं है। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना, यू कैन कॉल देम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका बनना, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। मतलब नॉन लिविंग सिस्टम्स में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल से लिविंग सिग्नेचर्स वाले बायोमोलिक्यूल का बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? अर्थ पे पहले कंडीशन कैसी थी? द कंडीशंस ऑन अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। वही तीन कंडीशन। देखो, हाई टेम्परेचर आप समझ रहे हो, वोल्केनिक स्टॉर्म आप समझ रहे हो, लाइटनिंग, ठीक है, डस्ट, ठीक है, और क्या? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं थी तो क्या था? इस तरह की गैसेस थी, मेथेन, अमोनिया। बाय द वे दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको प्रूफ करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट आया? मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो वो मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं। ठीक है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट इज प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इस बात को समझना। ठीक है, सो केमिकल इवोल्यूशन क्या है? केमिकल इवोल्यूशन है सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल से कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का बनना। एक केमिकल से एक केमिकल का बनना, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। और फिर इन केमिकल से, मतलब इन डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या इवॉल्व हुई? धीरे धीरे करके लाइफ इवॉल्व हुई। बेटा ये प्रोसेस केमिकल इवोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस को एनसीईआरटी ने क्या बोला? केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम की बात यह है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलर। ठीक है, सो 1950s में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, किसने एक्सपेरिमेंट किया? मिलर ने। ठीक है, सो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिलर, और मिलर ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, मिलर्स एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाने जा रहा, ध्यान से सुनना। मिलर्स एक्सपेरिमेंट ये बेसिकली एक तरह का केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ है। मिलर्स एक्सपेरिमेंट इज नॉट प्रूफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मिलर्स एक्सपेरिमेंट इज प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। सो ये जो मिलर्स एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है? मिलर्स एक्सपेरिमेंट है, ये आखिर क्या है? ये है प्रूफ, लेकिन किस चीज का? प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये किस चीज का प्रूफ है बेटा? ये केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ है। मिलर्स एक्सपेरिमेंट इज प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इट इज नॉट प्रूफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये भी लिख लो कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट में इट इज नॉट प्रूफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इट इज नॉट प्रूफ ऑफ, किस चीज का प्रूफ है ये? केमिकल इवोल्यूशन का, ना कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का। इट इज नॉट प्रूफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ का प्रूफ नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट प्रूफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ये एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट में कुछ गैसेस ले रहे हैं। बेटा याद करने का मैं एक ट्रिक बताता हूं। इन चारों ही गैसेस में हाइड्रोजन है,
इन चारों ही गैसेस में हाइड्रोजन है। पहला वाला कौन है? मेथेन। मेथेन में भी क्या होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया में भी क्या होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट गैस जो है वो क्या है? वाटर वेपर। इसमें भी क्या होती है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में भी ऑब्वियसली क्या होती है? हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन। ठीक है, सो ये चार गैसेस लिया बेटा। नोटिस करो इसमें से कोई भी गैस ऐसा कोई बहुत ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। ठीक है, सो ये चार गैसेस लिया मिलर ने, और किसके अंदर लिया? एक स्पार्क गैस चैम्बर के अंदर लिया। मतलब एक ऐसा चैम्बर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क कर सकते हैं। यहां पे क्या करे बेटा? इलेक्ट्रिक स्पार्क करे। ध्यान से देखो, तो ये एक गैस चैम्बर है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक स्पार्क कर रहे हैं। एक गैस चैम्बर में कौन कौन सी गैसेस है? हर गैस के अंदर हाइड्रोजन एटम है। मेथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और क्या? हाइड्रोजन गैस। बेटा ऑल ऑफ यू विल एग्री कि ये जितनी भी गैसेस है, ऑल दीज गैसेस आर ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक। ये सारी गैसेस कैसी है? ऑल दीज गैसेस आर ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक। तो इन्होंने इनऑर्गेनिक गैसेस का इंक्लूडिंग वाटर वेपर क्या लिया? मिक्सचर लिया। और किसके अंदर लिया? एक स्पार्क गैस चैम्बर के अंदर लिया, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज से स्पार्क दिया। स्पार्क हियर बेसिकली एक्ट्स एज कैटलिस्ट। आप जानते हो ये स्पार्क जो होता है इसमें कोरोना डिस्चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है लग करके इसके ऊपर क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे। मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्टेबलाइज करके इनमें केमिकल रिएक्शन कराएंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली ये एक मूविंग सेटअप है। लुक, अगर आप इस चैम्बर के बाहर देखो तो ये कैसा सेटअप है? दिस इज अ मूविंग सेटअप। सो इफ यू लुक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, तो दिस इज अ मूविंग सेटअप। ये मूविंग सेटअप में एक एक पार्ट को मैं आपको समझाता। सबसे पहले देखो, एक वैक्यूम पंप है। बेटा ये वैक्यूम पंप क्यों है? ये वैक्यूम पंप का मेन कारण है कि अगर ये वैक्यूम पंप नहीं रहेगी तो ये सर्कुलेशन नहीं होगा। कैन यू सी? ये सर्कुलेटरी है। सो द सर्कुलेटरी नेचर इज बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम पंप। ठीक है, नेक्स्ट एक यहां पे बॉइलिंग वाटर है। क्या है? ये बॉइलिंग वाटर है। बेटा बॉइलिंग वाटर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक चैम्बर के अंदर है। ठीक है, यहां पे दिख रहा है ये बॉइलिंग वाटर जो है एक चैम्बर के अंदर है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट ये बॉइलिंग वाटर ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस करेगा? वाटर वेपर। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? वाटर वेपर। ठीक है, सो ये जो बॉइलिंग वाटर है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? वाटर वेपर। वाटर वेपर सर्कुलेशन में ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, देख रहे हो ना? और अल्टीमेटली वाटर वेपर किस में आएगा? इन गैसेस के मिक्सचर के साथ मिलेगा। बेटा इसमें कौन कौन सी गैसेस है? मेथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। नोटिस देयर इज नो ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या होगा? स्पार्क डिस्चार्ज होगा। मतलब हाई वोल्टेज इन इलेक्ट्रोड्स को दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे और वहां पे इसको क्या बोलते हैं? स्पार्क डिस्चार्ज। ठीक है, अब नोटिस करो तो यहां पे ही गैसियस फेज में ही कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कुछ मॉलिक्यूल्स। बेटा ये सब मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होगा? ये सब मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होगा ना? तो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है? याद करो, बायोमॉलिक्यूल। बेटा ज्यादातर मॉलिक्यूल में, बायोमॉलिक्यूल में यही तो होता है। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो मेजॉरिटी बायोमॉलिक्यूल में यही तो होता है, और वो सारे एलिमेंट है यहां पे। तो स्पार्क देने से और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का सोर्स देने से और ऐसी कंडीशन मेंटेन करने से कितना टेम्परेचर दिया बेटा? यहां पे 800 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया? 800 डिग्री सेल्सियस। और रिड्यूसिंग कंडीशन और इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये सब कंडीशन देने से यहां पे क्या बन गए? यहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। कौन से मॉलिक्यूल्स बन गए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। स्पेशली मिलर्स एक्सपेरिमेंट में क्या बना था? अमीनो एसिड बना था। क्या बना था? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें यहां पे क्या बना? अमीनो एसिड। लेकिन याद रखो अमीनो एसिड अभी गैस फेज में है। फॉर एग्जांपल अभी यहां पे अमीनो एसिड इस गैस के मिक्सचर के अंदर मिक्स है। ये अमीनो एसिड को आपको क्या करना है? कंडेंस करके ये टैप वाटर में लाना है। ठीक है, सो बेसिकली क्या करेंगे कि यहां पे इसको एक कंडेंसर से पास कराएंगे। किससे पास कराएंगे? कंडेंसर से। बेटा याद रखो ये जो अमीनो एसिड यहां बना है अभी गैस फेज में है, तो ये अमीनो एसिड का लिक्विड सोल्यूशन कैसे बनेगा? जब आप इसको कंडेंसर से पास करोगे। कंडेंसेशन याद है, जब गैस से लिक्विड बनता है तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब लिक्विड से सॉलिड बनता है तो क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो बेटा यहां पे बेसिकली कंडेंसेशन है ना। कंडेंसेशन मतलब ये गैस फेज में जो मॉलिक्यूल बने हैं ये लिक्विड फेज में आ जाए। और ध्यान से देखो वाटर की ड्रॉपलेट्स बन रही। ड्रॉपलेट्स क्यों बन रही? क्योंकि ये बेसिकली कोल्ड टेम्परेचर है।
नोटिस यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे कंडेंसर क्या कर देगा, कूलिंग कर देगा। बेटा कंडेंसर बेसिकली मीन्स व्हाट, बेसिकली मीन्स कूलिंग कर देगा। क्या कर देगा, कूलिंग, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो गैसेज है इंक्लूडिंग वाटर वेपर, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो वाटर वेपर है, तो वो सब क्या कर लेंगे, कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट बना लेंगे। बेटा ये जो वाटर ड्रॉपलेट बनेगी इसके अंदर यहां बना हुआ अमीनो एसिड भी डिसॉल्व रहेगा या प्रेजेंट रहेगा। फिर क्या हुआ कि ये वाटर कहां हो गया, कलेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखो ये वाटर में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो यहां पे क्या थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन यहां पे क्या आ गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये सेटअप करने से बार बार क्या देखा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। सो मिलर एक्सपेरिमेंट इज अ प्रूफ कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिकल को अर्थ लाइक कंडीशन दो, मतलब रिड्यूसिंग, यहां पे स्पार्क दे दिया, हाई टेम्परेचर दे दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ठीक है, इसको यहां पे क्या लिखा है, लिक्विड वाटर इन ट्रैप, मतलब ये रुका हुआ लिक्विड वाटर है, इसको आप जब चाहे निकाल सकते हो। ट्रैप मतलब क्या होता है, फंसा हुआ, रुका हुआ। सो दिस इज लिक्विड वाटर इन ट्रैप, इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जब भी टेस्ट करने का मन करे, जब भी तुम फ्री हो, जब भी तुम्हें अपने बिजी शेड्यूल से टाइम मिले, तो बेसिकली टेक दिस एज अ सैंपल एंड चेक फॉर अमीनो एसिड। सो ये क्या है, ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। एक बार फिर से मैं बताता हूं, वैक्यूम पंप का काम क्या है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना। इलेक्ट्रोड का काम क्या है, स्पार्क डिस्चार्ज। ये बॉइलिंग वाटर का काम क्या है, वाटर वेपर का सोर्स। ऑब्वियसली ये सारी गैसेस भी सप्लाई करनी है। व्हेन यू डू दिस सेटअप, तो यहां पे क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, लेकिन गैस फेज में बनेगा। उसको लिक्विफाई करने के लिए, या ऐसे बोलो उसको सॉल्यूशन बनाने के लिए किससे पास करेंगे, गैस को कंडेंसर से। कंडेंसर कूलिंग कर देगा, तो जो हाई टेम्परेचर की गैस है वो कूल होके वाटर ड्रॉपलेट्स जैसा कुछ बना लेगी। नेक्स्ट फिर क्या होगा, ये जो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ट्रैप में है, इसको जब चाहो सैंपल के लिए कलेक्ट कर लो। सो इट इज अ प्रूफ, मिलर्स एक्सपेरिमेंट इज अ प्रूफ कि इफ यू गिव प्रिमिटिव अर्थ लाइक कंडीशन टू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दे कैन फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, सीधे एनसीईआरटी पे आएंगे। क्या लिखा है, देखो यहां से, मिलर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक स्पार्क इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग, देखो ये सारी गैसेस में हाइड्रोजन है, अमोनिया, मेथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। एट व्हाट टेम्परेचर, एट 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, स्पेशली किस चीज का फॉर्मेशन, अमीनो एसिड्स का। ठीक है, लेकिन इनके बाद कुछ और साइंटिस्ट ने मिलर्स एक्सपेरिमेंट को फिर से किया, अलग अलग सेटअप में किया, मतलब अलग अलग गैसेस लगा के करी, अलग अलग टेम्परेचर पे किया। सो इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स दूसरे साइंटिस्टों को पता चला कि इसमें शुगर भी बन रही है, शुगर मतलब जान रहे हो, ग्लूकोज, राइबोज एक्सेट्रा, और इसमें नाइट्रोजनस बेसेस भी बन रहे हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, राइबोफ्लेविन्स। ठीक है, इसमें पिगमेंट्स भी बन रहे हैं, क्लोरोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स। इसके अंदर फैट भी बन रहा है, मतलब पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ये सब भी बन रहा है। एनालिसिस, बेटा ये तो चलो एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन क्या नेचर में भी ये सारी चीजें बनती हैं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनती है? तो नेचर में क्या लिखा है, अगर आप मीटियोराइट को एनालाइज करो, बेटा मीटियोराइट क्या होता है, जो सेलेस्टियल रॉक्स अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं, तो गिरने के बाद उनको क्या बोलते हैं, मेटेओराइट बोलते हैं। ठीक है, सो एनालिसिस ऑफ रॉकी बॉडीज दैट हैव फॉलन ऑन अर्थ, एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट कंटेंट। मीटियोराइट के कंटेंट को अगर देखा जाता है तो पता चलता है कि उसमें भी सिमिलर कंपाउंड होते हैं। मतलब ये प्रोसेस, दे आर नॉट रेयर प्रोसेस, दे आर इनफैक्ट वेरी कॉमन प्रोसेस। अगर ये सारी कंडीशन रहे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, formation of fat pigments and formation of amino acid is a very common phenomena in nature. ठीक है, तो याद रखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कंपाउंड्स बन सकते हैं, इसलिए केमिकल इवोल्यूशन इज नॉट रेडिकल, मतलब केमिकल इवोल्यूशन ऑब्वियस है, क्योंकि ये मीटियोराइट में हो रहा है और ये एक्सपेरिमेंट में भी हो रहा है। मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, दिस इज नॉट अ रेयर फॉर्मूला, दिस इज नॉट अ रेयर इवेंट, इज वेरी कॉमनली अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। अब ये क्या मिल गया, एविडेंस मिल गया ना, मिलर एक्सपेरिमेंट केमिकल इवोल्यूशन का एविडेंस है ना। ठीक है, तो इससे फर्स्ट पार्ट, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसका बनना एक्सप्लेन हो गया। लेकिन याद रखो सेल्स का बनना एक्सप्लेन नहीं हुआ। सो मिलर्स एक्सपेरिमेंट इज नॉट द प्रूफ फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, whereas Miller's experiment is just proof for formation of organic molecules from inorganic molecules.
तो क्या लिखा है, फर्स्ट कंजेक्चर्ड स्टोरी दैट इज केमिकल इवोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड। तो याद रखो केमिकल इवोल्यूशन एक्सेप्टेड है, हर कोई मानता है कि इनऑर्गेनिक से कॉम्प्लिकेटेड बायोमोलिक्यूल बन सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बायोमोलिक्यूल लेट अस से शुगर ये वो, इन सारे बायोमोलिक्यूल से सेल कैसे बनता है दिस इज नॉट नोन। तो क्या लिखा है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वी हैव नो आइडिया। देखो मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया कि कैसे पहले सेल बने, इसका आइडिया नहीं है, ठीक है। सो वी हैव नो आइडिया ऑफ हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ could have originated, उनके बारे में क्या लिखा है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव बीन ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब जो सेल्स नहीं थे, मतलब प्रोटीन थे, आरएनए थे, कंप्लीट सेल्स नहीं थे, ठीक है, वो कब ओरिजिनेट हो सकते हैं, 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये एक एस्टिमेट है। नेक्स्ट उसके बाद they would have been giant molecules like RNA, protein, polysaccharide. These capsules reproduce their molecules perhaps, लेकिन पहले सेल्स कब तक बने, पॉसिबली 2 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 2000 मिलियन ईयर्स अगो पे पहले सेल्स बने। और ऑब्वियसली जो पहले सेल्स बने उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल, वो कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे। सो मैं एक टाइमलाइन आपको शेयर कर देता, अभी जो एनसीईआरटी बोल रहा है वो ये बोल रहा है, इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि ठीक है अर्थ बनी ना, अर्थ का बनना हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, अर्थ कब बनी याद करो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अभी क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का, ठीक है, अभी अर्थ बन गई, वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 3 बिलियन ईयर अगो क्या बना, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। क्या बना बेटा, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बन गया ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या बना, 2 बिलियन ईयर अगो, 2 बिलियन ईयर अगो क्या बना, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो ये सेलुलर फॉर्म कैसा है, सिंगल सेल, क्या है, सिंगल सेल, यू कैन कॉल देम बेसिकली आर्कीबैक्टीरिया, सिंगल सेल, ठीक है, प्रोकैरियोट। तो 3 बिलियन ईयर अगो क्या बना, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये क्या थे, जायंट मॉलिक्यूल्स थे, क्या थे, जायंट मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले सेल्स नहीं बने, पहले जायंट मॉलिक्यूल्स बने लाइक आरएनए एंड प्रोटीन, वी कॉल देम मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल्स का इवोल्यूशन, ये एक्सेप्टेड है। लेकिन ये जो पार्ट है ये डिस्प्यूटेड है, मतलब पहले सेल्स कैसे बने, ठीक है, दिस इज नॉट प्रूव। तो मैं साफ साफ यहां लिख दे रहा हूं, दिस वन इज नॉट प्रूव्ड, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या बोला है कि 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ बनी, उसके बाद 3 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बने। सो दिस इज प्रूव्ड, केमिकल इवोल्यूशन प्रूव्ड है, मतलब माना जाता है, मोर एंड मोर पीपल बिलीव अपॉन फॉर्मेशन ऑफ दीज नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। लेकिन हाउ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर, ये प्रूवन नहीं है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने एक टेक्स्ट जरूर दिया है, वो क्या बोला है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है इन्होंने क्या बनाई हो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल बनाई हो। क्या बनाई हो बेटा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल बनाई हो। क्या बनाई हो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल। किस कुछ रेफरेंस में इसको हम लोग कोइसरवेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइसरवेट्स, ठीक है, मतलब ऐसे प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये धीरे धीरे करके इन्होंने रेप्लिकेट करना सीखा और प्रोटीन बनाना सीखा और जेनेटिक मटेरियल रिटेन करना सीखा और इवेंचुअली ये क्या बन गए, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म। बेटा जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं लूका। क्या बोलते हैं, लूका। लूका बेसिकली मींस लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। क्या, लास्ट, लूका इज वर्ड विच इज यूज्ड फॉर लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। और इसी से क्या बने हैं, 3 डोमेन ऑफ लाइफ बने हैं। कौन कौन से 3 डोमेन, आर्कीबैक्टीरिया, आर्किया, यूबैक्टीरिया और तीसरा कौन सा, यूकैरियोट। इन तीनों का कॉमन जो एंसेस्टर है उसको क्या बोलते हैं, लूका।
लूका किससे बना? ऑब्वियसली कोई सर्वेट से बना, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल से बना, और वो किससे बने? केमिकल से बने। तो जो येलो पार्ट है, दिस इज नॉट प्रूव्ड, नोबडी नोज हाउ दिस हैपेंस, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कंसेंसस, मतलब मोर एंड मोर पीपल बिलीव दिस, ठीक है। ज्यादातर लोग ये इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, एक बार एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट भी कवर अप कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू कवर दिस, ठीक है। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट अंटिल 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। क्या लिखा है? दे वर प्रोबेबली सिंगल सेल्ड, ऑल फॉर्म्स वेर वॉट, उनको कहां बने? ये सारे सेल्स कहां बने? वाटर इन्वायरमेंट में बने, ठीक है। नेक्स्ट, this version of biogenesis, the first form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules, is accepted by majority, ठीक है। मतलब इस तरह से ऑर्गेनिजम्स का, मतलब बेसिकली फर्स्ट सेल्स का इस तरह से इवॉल्व होना, क्या लिखा है? दिस फॉर्म ऑफ, मतलब इस तरह से स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से लिविंग मॉलिक्यूल का ओरिजिनेट होना, दिस इज मोर और लेस एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी, ऐसा लिखा है कि ये कंसेंसस है, ठीक है। लेकिन याद रखो कि पहले सेल कैसे बने ये इतना प्रूफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आ गया? हाउएवर, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे, मतलब एक बार वंस यू हैव गॉट द सेल, वो सेल इवॉल्व करके ये 1.7 मिलियन स्पीशीज कैसे बनाया, दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी टू टेल। मतलब नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे होता है, दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फ्रॉम नाउ। तो अभी तक इस चैप्टर में किसकी बात थी? ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात थी, मतलब ओरिजिन ऑफ सेल की बात थी। ओरिजिन ऑफ सेल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन एक बार अगर सेल बन गया तो आगे का जो स्टोरी है उसके लिए बहुत स्ट्रांग एविडेंस है, मतलब इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के लिए बहुत स्ट्रांग एविडेंस है। तो जितने भी एविडेंसेस है सब हम लोग पढ़ेंगे वन आफ्टर द अदर। Thank you so much for watching this lecture. I'll see you in the next video.